हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, यहाँ पे हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है, जो कि पेपर में डेफिनेट कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है युग्मक जनन, ठीक है। अब युग्मक जनन इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए, चूंकि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, कि युग्मक जनन, ठीक है, अर्थात युग्मकों के बढ़ने की जो क्रिया होती है वही युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है। अर्थात गैमीट जो है, तो गैमेटो के फॉर्मेशन की क्रिया जो होती है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, जो युग्मकों का बनना होता है, ठीक है, बेसिकली यदि युग्मक की हम बात करें, ठीक है, तो यदि हम फीमेल में बात करते हैं, ठीक है, यदि हम फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में जो गैमीट बनेगा, ठीक है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ओवम बोलते हैं। और यदि हम मेल में बात करें तो मेल में जो गैमीट बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार, यानी कि ये जो क्या है, आपस में गैमीट है, तो गैमीटों के जो बनने की क्रिया होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है, या युग्मक जनन कहलाता है। इसके बाद देखिए, युग्मक जनन जो है बेसिकली या गैमेटोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो यह क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है, यानी युग्मक जनन दो प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए, पहला होता है अंड जनन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, शुक्र जनन, ठीक है। जो अंड जनन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ऊजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो शुक्र जनन की क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो चूंकि जो युग्मक जनन की क्रिया होती है, ठीक है, तो ये जो क्रिया है ये दो प्रकार से होती है, ठीक है, अंड जनन और शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, ठीक है, यानी शुक्र जनन की क्रिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, ठीक है। देखिए, यदि हम शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, ठीक है, तो शुक्र जनन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, तो शुक्र जनन बेसिकली क्या होता है, जो वृषण है, ठीक है, तो वृषणों में जो शुक्राणुओं का बनना है, ठीक है, यानी वृषण में स्पर्म का बनने की जो क्रिया है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, या इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने, देखिए टेस्टीज में, ठीक है, टेस्टीज में जो स्पर्म के बनने की क्रिया है, ठीक है, टेस्टीज में स्पर्म के बनने की क्रिया है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्म का बनना, ठीक है, टेस्टीज में यानी वृषण में शुक्राणुओं का जो बनना है, ठीक है, तो वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, जो शुक्र जनन की क्रिया होती है यह बेसिकली कहां संपन्न होती है, वृषण में यानी कि टेस्टीज में संपन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो शुक्र जनन की क्रिया होती है बेसिकली, ठीक है, ये क्रिया जो है किशोरावस्था या यौवनावस्था से क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने, किशोरावस्था या यौवनावस्था जैसे ही आती है वैसे ही ये प्रवस्था जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी जो मेल में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब चूंकि देखिए क्यों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान जैसे ही मानव क्या होता है, किशोरावस्था में या कि यौवनावस्था में आता है, उसमें एक GnRH, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स, देखिए GnRH हार्मोन्स, ठीक है, जैसे ही किशोरावस्था में आता है, ठीक है, जैसे ही किशोरावस्था में इंसान आता है, जैसे ही मेल जो है किशोरावस्था में आता है, वैसे ही उसमें जो होता है एक GnRH हार्मोन्स, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो जैसे ही यौवनावस्था में या कि किशोरावस्था में मेल इंटर करता है, वैसे ही क्या होता है, उसमें एक GnRH यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स क्या होता है, ये स्रावित होता है, ठीक है। और इसके स्रावित होने के बाद ही ये क्रिया जो है पूर्ण होने लगती है। अब देखिए, चूंकि इस क्रिया की यदि हम बात करें, ठीक है, तो शुक्र जनन की जो बेसिकली क्रिया है, ठीक है, यानी जो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की ये जो क्रिया होती है बेसिकली, ठीक है, तो ये क्रिया जो है दो चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। ये क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, पहला पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण।
और इसके बाद क्या होता है, दूसरी जो क्रिया होती है शुक्राणुओं का क्या होता है, उसमें कायांतरण होता है। ठीक है, शुक्राणु कायांतरण जो दूसरी क्रिया होती है वो क्या होती है, यानी दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं इसका, शुक्राणुओं का कायांतरण होता है। ठीक है, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो शुक्र जनन की जो क्रिया है वो बेसिकली दो चरणों में संपन्न होगी। पहले तो क्या होगा, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, और दूसरा क्या है, शुक्राणुओं का कायांतरण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शुक्राणुओं का कायांतरण है, ठीक है, यानी पूर्व शुक्राणुओं का जो कायांतरण है, ठीक है, ये क्रिया भी बेसिकली जो है 3 भागों में संपन्न होगी। ठीक है, देखिए जो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण है, तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए 3 स्टेप हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, देखिए पहली प्रवस्था कौन सी होगी, इसमें पहली प्रवस्था जो होती है उसको हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। ठीक है, कौन सी प्रवस्था, उसको हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी प्रवस्था क्या होती है, इसको हम ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रवस्था बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि प्रवस्था बोलते हैं। तीसरी जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। ठीक है, यानी परिपक्वन प्रवस्था होती है ये। ठीक है, क्या होती है, परिपक्वन प्रवस्था होती है। तो इस प्रकार से देखिए जो शुक्र जनन की क्रिया है सबसे पहले 2 चरणों में संपन्न होगी। ठीक है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, और उसके बाद शुक्राणुओं के बन जाने के बाद शुक्राणुओं का क्या होगा, कायांतरण होगा, और या कि स्पर्मियोजेनेसिस इसको कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु कायांतरण को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 3 स्टेज हैं। ठीक है, देखिए पहली फेज कौन सी होती है, गुणन प्रवस्था, उसके बाद क्या होती है, वृद्धि प्रवस्था, और तीसरी होती है परिपक्वन प्रवस्था या मैचुरेशन फेज। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम आपको एक एक स्टेप फॉलो करके यहां पे देखिए हम आपको क्या दिखाते हैं, जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है, उसको यहां पे हम आपको समझाते हैं। देखिए इस क्रिया में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है, इसमें जो विभाजन होता है, ठीक है, वो 2 प्रकार से विभाजन होता है। ठीक है, देखिए पहला जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, पहला विभाजन जो होता है वो हमेशा समसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, पहला विभाजन हमेशा कैसा होता है, समसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, समसूत्रीय माइटोसिस प्रकार का होता है, समसूत्रीय माइटोसिस प्रकार का होता है। और जो दूसरा प्रकार होता है, ठीक है, यानी जो दूसरा विभाजन होगा, दूसरा विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, दूसरा विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, यानी मियोसिस होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, वो भी 2 बार होगा। ठीक है, देखिए पहली बार जो होगा विभाजन फर्स्ट होगा। ठीक है, पहली बार विभाजन फर्स्ट होगा, और दूसरी बार विभाजन जो है सेकंड होगा। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हमको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो क्या होगा कि समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम आपको एक एक स्टेप करके जो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी क्रिया है वो हम आपको यहां पे समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है बेसिकली, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आपको ध्यान में रखना है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में बेसिकली क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, एक आद्य जनन कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक जर्म सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी जर्म सेल होती है। ठीक है, तो देखिए जो प्राइमरी जर्म सेल होती है, तो इस प्राइमरी जर्म सेल जो होती है ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, यानी द्विगुणित होती है, और इस द्विगुणित अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें क्या होता है, सबसे पहले जो पहली फेज है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पहली फेज है वो हमने आपको क्या बताया कि पहली फेज जो होती है वो होती है क्या, गुणन प्रवस्था। ठीक है, कौन सी प्रवस्था होती है, वो गुणन प्रवस्था होती है। तो ये गुणन प्रवस्था यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जब गुणन प्रवस्था स्टार्ट होती है तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस बोलते हैं समसूत्री विभाजन को। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए इनमें से क्या होता है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो हमने आपको क्या बताया था कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो समान प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो प्राइमरी जर्म सेल है ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये विभाजित होकर के 2 प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो यहां पर के ये प्राइमरी जो जर्म सेल है वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 2 सेल का निर्माण करेगी। ठीक है, और जो दोनों सेल के अंदर देखिए यहां पे ये भी कैसी है, डिप्लॉयड है, और ये भी डिप्लॉयड, यानी किसी भी प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें समान प्रकार से विभाजन होता है। ठीक है, यानी 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो दोनों कोशिकाएं बनी है, ठीक है, तो ये दोनों कोशिकाएं जो है अब पुनः विभाजित होगी। ठीक है, ये वाली भी कोशिका विभाजित होगी और ये वाली कोशिका विभाजित होगी। ठीक है, इनमें भी समसूत्री विभाजन होगा, तो इनसे भी, इससे भी 2 कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, और इससे भी 2 कोशिकाएं बन जाएगी।
इस वाली सेल से भी 2 कोशिकाएं बन जाएगी और यहां पे इस वाली सेल से भी कैसी बन जाएगी, 2 कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सेल के बनने के बाद यहां पे टोटल 4 डिप्लॉइड सेल बन गई है। ठीक है, यानी 4 द्विगुणित कोशिका बन गई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये चारों कोशिकाएं बनी है, ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सुकृजन कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये जो कोशिकाएं बनी है, ठीक है, तो यानी समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो प्राइमरी जर्म सेल है, इससे जो कोशिकाएं बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम शुक्रजन कोशिकाएं बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रजन कोशिकाएं बोलते हैं। तो शुक्रजन सेल जो होती है, ठीक है, या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या स्पर्मेटोगोनिया होती है। ठीक है, तो देखिए जो शुक्रजन कोशिकाएं बनी है, ठीक है, इनमें अब क्या होगा, इनमें अब वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये शुक्रजन कोशिकाएं जब वृद्धि कर लेगी, यानी आकार में क्या हो जाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो शुक्र कोशिकाएं आकार में क्या करती है, वृद्धि करती हैं। ठीक है, और आकार में वृद्धि करती हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, यानी इनकी संख्या भी क्या होती है, द्विगुणित होती है। अब देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी है, ठीक है, यानी जो पहली शुक्रजन कोशिकाएं बनी है, तो इनमें क्या होगा, जो दूसरी प्रवस्था होती है वो ग्रोथ फेज होती है, यानी वृद्धि प्रवस्था होती है। तो जो ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ फेज के परिणाम स्वरूप क्या करता है, ये वृद्धि करता है। ठीक है, जो शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया बनी है, ये वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद क्या होता है, इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है। पहला जो विभाजन होता है वो विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 प्रकार से होगा। ठीक है, एक तो होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे शुक्रजन कोशिकाएं हैं। ठीक है, और शुक्रजन कोशिकाओं में जब ग्रोथ फेज स्टार्ट हुई, यानी दूसरी प्रवस्था जब स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे वृद्धि करने के बाद जो व्यवस्था बनी है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। ठीक है, शुक्राणु कोशिका तो बन गई, अब इसमें वृद्धि होगा जब, तो ये क्या बनेगी, प्राथमिक। ठीक है, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। ठीक है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसेल। ठीक है, तो देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसेल बनी है, अब इसमें क्या होगा, ये तीसरी प्रवस्था है। ठीक है, यानी ये मैचुरेशन फेज है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रवस्था, यहाँ पे अब परिपक्वन प्रवस्था होती है। ठीक है, तो कोशिका यहाँ पे परिपक्व होकर के एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल का निर्माण कर चुकी है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हो चुकी है। अब देखिए इनकी गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है, द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है। इसके बाद देखिए ये जो कोशिका बनी है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इसमें क्या होगा, इसमें अब विभाजन होगा। ठीक है, इसमें कैसा विभाजन होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, कैसा विभाजन होगा, मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे 2 सेल बनेगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे 2 सेल बनेगी, तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या रह जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पे 2n है, यानी द्विगुणित कोशिका है। अब द्विगुणित कोशिका से एक गुणित, या हम कह सकते हैं हिप्लॉइड कोशिका बन जाती है। ठीक है, अगुणित कोशिका बन जाती है, जिसको कि हम एक नॉर्मल n से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2n से कैसे बन चुकी, 2 सेल बन गई। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, जो भी सेल बनती हैं। अब इसमें देखिए जो ये कोशिकाएं बनी है, ठीक है, इनको क्या हम बोलते हैं, इनको हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसेल है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसेल है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसेल है, अब इसमें क्या होगा, देखिए ये तो मियोसिस फर्स्ट है, यानी अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे दोनों सेल बनी है, ठीक है, तो इस सेल के परिणाम स्वरूप देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ, अब इसमें भी क्या होगा, ये दोनों जो सेल बनी है, इसमें भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन इसमें फर्स्ट हुआ है, अब अर्धसूत्री विभाजन इसमें क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो इसमें से 4 सेल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल है, तो इस सेल से भी 2 सेल बन जाएंगी, और इस सेल से भी 2 सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो इस सेल से भी 1 सेल बन गई, 2 सेल बन गई, और इस सेल से भी 2 सेल यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब चूंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एन ही दिख रहा है सब में। ठीक है, अब चूंकि हमने आपको क्या बताया कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, वो बिल्कुल और बिल्कुल एकदम से समसूत्री विभाजन के सेम ही होता है। ठीक है, यानी समसूत्री विभाजन जैसा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वो भी उसी तरह का होता है। ठीक है, यानी गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए गुणसूत्रों की संख्या हेप्लॉइड है, यानी अगुणित है, तो यहाँ पे इनसे जो सेल बनी है, ठीक है, ये भी कैसी है, अगुणित है। ठीक है,
अगुणित है, यानी कि कैसी है, हेप्लॉइड है। ठीक है, अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप ये जो चारों सेल बनी है, ठीक है, आपको ये जो चारों सेल नजर आ रही है 1 2 3 4, ठीक है, ये जो चारों सेल नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको शुक्राणु पूर्व हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, स्पर्मेटिड होती है। ठीक है, इनको हम स्पर्मेटिड सेल बोलते हैं। ठीक है, इनको हम स्पर्मेटिड सेल बोलते हैं, स्पर्मेटिड, या इसको हम शुक्राणु पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण है, ठीक है, यानी जो हमारी शुक्र जनन की क्रिया होती है इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला तो क्या होता है कि उसमें पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और फिर क्या होता है, शुक्राणुओं का कायांतरण होता है। तो देखिए यहां पे स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है, यानी पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण यहां पे हो चुका है। ठीक है, और यहां पे जो पूर्व शुक्राणु बने हैं, यानी 1 2 3 4 जो पूर्व शुक्राणु बने हैं, ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, और ये गतिशील होते हैं। ठीक है, अगतिशील होते हैं, यानी इनमें गति नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो शुक्राणु पूर्व बन गए हैं, ठीक है, तो पूर्व शुक्राणु यानी स्पर्मेटिड तो बन गए हैं। अब पूर्व शुक्राणुओं में क्या होगा, यहां पर शुक्राणुओं का कायांतरण होगा। ठीक है, क्या होगा, यहां पे शुक्राणुओं का कायांतरण होगा। अब देखिए शुक्राणु का कायांतरण होगा, यानी कि यहां पे क्या होगी, कौन सी क्रिया होगी, हमने आपको 2 क्रिया बताई। ठीक है, कि पहला तो होगा पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, और दूसरा क्या होता है, शुक्र कायांतरण। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब शुक्र कायांतरण होगा। तो शुक्र कायांतरण में क्या होता है, शुक्र कायांतरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो चारों सेल बनी है, ठीक है, ये चारों सेल कैसी है, हेप्लॉइड, यानी कि अगुणित जो सेल होती है, इससे अब क्या बनते हैं, इससे अब यानी एक सेल से क्या बनता है, एक सेल से एक स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहां पर इन पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण के बाद इनका शुक्राणुओं का कायांतरण के परिणाम स्वरूप जो है, यहां पे हर सेल से एक एक स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और हर सेल से एक एक स्पर्म का जो निर्माण होता है, और इसके परिणाम स्वरूप ये जो चारों स्पर्म सेल बनते हैं, ठीक है, तो चारों स्पर्म ये कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, और क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी इनमें मूवमेंट जो है पाया जाता है। ठीक है, ये सक्षम होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। अब देखिए यहां पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है या शुक्र जनन की क्रिया, ये बेसिकली 2 टर्म में होती है। पहला तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, तो यहां पे देखिए पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, इसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, शुक्राणुओं का कायांतरण। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखिए हम थोड़ा क्या देखते हैं, जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है बेसिकली, तो इस शुक्राणु जनन की क्रिया में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है, यानी हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं इस क्रिया में, वो यहां पे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जिसको कि जो हमारा टेम्परेचर नियंत्रक होता है, यानी ताप नियंत्रक होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, ताप नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें क्या होता है, एक जीएनआरएच हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। ठीक है, यानी जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है इसका क्या होता है, निर्माण होता है, और जैसे ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होता है वैसे ही ये अग्र ग्रंथि को स्त्रवित करता है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि है उसकी अग्र ग्रंथि को क्या करता है, उद्दीपित करता है, और जब पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जो उद्दीपित होती है तो ये 2 हार्मोन्सों का नियंत्रण करती है। ठीक है, ये 2 हार्मोन्सों का हम कह सकते हैं एक तरह से कि निर्माण करती है। देखिए पहला क्या है, एलएच हार्मोन्स, ठीक है, यानी लेक्टिनाइजिंग हार्मोन्स का, और दूसरा एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो देखिए जो एलएच हार्मोन्स होता है, ठीक है, यानी लेक्टिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है, यह क्या करता है कि वृषण की जो लीडिंग सेल होती है, ठीक है, तो लीडिंग कोशिका को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, और ये लीडिंग सेल जो होती है ये क्या करती है, एंड्रोजन जो हार्मोन्स है, जो नर सेक्स हार्मोन्स होता है, इसका स्त्रवण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन की क्रिया जो होती है वो नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, यानी स्टार्ट होती है। अब देखिए जो एफएसएच हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, वृषण में ही सर्टोली कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका को एक्टिव करता है, और सर्टोली कोशिकाएं जैसे ही एक्टिव होती है कुछ कारकों का स्त्रवण करती है, और कारकों का स्त्रवण करने के बाद इनमें क्या होता है, शुक्राणु का कायांतरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हार्मोनल कंट्रोल तक इसके ऊपर शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसके ऊपर। देखिए इसके बाद जो दूसरी क्रिया होती है, ठीक है, युग्मक जनन, या हम कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस की जो दूसरी क्रिया होती है वो होती है oogenesis। ठीक है, तो देखिए oogenesis क्या होती है, जो हमारा ओवरी है, ठीक है, जो कि फीमेल में जो ओवरी होती है, ठीक है, तो फीमेल में जो ओवरी है तो ओवरी में ओवम जो बनता है, ठीक है, ओवरी में ओवम के बनने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, oogenesis कहते हैं। तो ओवरी में ओवम के बनने की जो क्रिया है इसी को हम oogenesis कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि अंडाशय में अंड के बनने की क्रिया। ठीक है,
या हम कह सकते हैं क्या कि अंडाशय में अंड के जो बनने की क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अंडजनन। देखिए इसके बाद जो oogenesis की क्रिया है ये भी सेम टू सेम एकदम से किसके जैसे होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही होगी। ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जैसे हुई थी तो इसमें oogenesis की क्रिया में क्या होगा, इसमें भी 3 चरण होंगे। ठीक है, इसमें भी स्टेप वही फॉलो होगा। ठीक है, इसमें पहले क्या होगा, जैसे उसमें पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी विभाजन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद जो दोनों विभाजन होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम एक एक स्टेप करके जो oogenesis की क्रिया है, ठीक है, उसको हम आपको यहां पे बताते हैं। ठीक है, देखिए oogenesis की क्रिया जो है बेसिकली सबसे पहले तो क्या होता है इसमें कि कोई भी आद्य जनन कोशिकाएं, ठीक है, यानी जो भी अंडाशय की आद्य जनन कोशिकाएं होती है, ठीक है, जिसको कि हम प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी जर्म सेल। तो जो भी प्राइमरी जर्म सेल होती है तो प्राइमरी जर्म सेल में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन होता है यानी कि इनमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होता है यानी माइटोसिस डिवीजन जो होता है इसमें कौन सी प्रवस्था है, इसमें गुणन प्रवस्था होती है। ठीक है, यानी पहली प्रवस्था होगी क्या, गुणन प्रवस्था। ठीक है, तो गुणन प्रवस्था या इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में देखिए क्या होता है कि ये जो प्राथमिक जर्म सेल होती हैं ये डिवाइड हो जाती हैं 2 सेल में। ठीक है, तो ये जो दोनों सेल में डिवाइड हुई हैं, ठीक है, तो ये सेल भी कैसी बनेगी, डिप्लॉइड बनेगी। ठीक है, और चूंकि समसूत्री विभाजन है तो समसूत्री विभाजन तो समान प्रकार का विभाजन होता है, तो यानी यहां पे एक सेल से 2 सेल बन गई। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होता है कि यहां पे जो दोनों सेल बनी है, ठीक है, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं oogonia। ठीक है, यानी अंडजनन कोशिका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं oogonia। ठीक है, oogonia यानी इनको हम क्या बोलते हैं, अंडजनन कोशिका। तो अंडजनन कोशिका जो बनी है तो इस अंडजनन कोशिका में एक बार और विभाजित होगी। ठीक है, तो ये जो अंडजनन कोशिका ये भी विभाजित होगी। ठीक है, तो ये इससे दो सेल है यहाँ पे, तो 2 सेल से कितनी सेल बन जाएगी, यहाँ पे 4 सेल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सेल बन गई, 4 सेल टोटल बन गई। तो अब देखिए 4 सेल जो बनी है ये भी कैसे हैं, डिप्लॉइड है यानी द्विगुणित है। ठीक है, अब ये जो चारों सेल बनी है यहाँ पर, तो इन चारों सेल में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे से मान लीजिए इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे चूंकि दूसरी प्रवस्था है, ठीक है, तो ये कौन सी फेज है, ग्रोथ फेज है। ठीक है, यानी वृद्धि प्रवस्था है। तो इस वृद्धि प्रवस्था के परिणाम स्वरूप क्या होती है, जो oogonia सेल है इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, यानी ये वृद्धि होती है। अब जब वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जो सेल यहाँ पे बनी है वो भी सेल कैसी है, वो भी सेल द्विगुणित है। ठीक है, और ये जो सेल बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, यानी प्राथमिक अंडक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। तो देखिए जो प्राइमरी oocyte है तो प्राइमरी oocyte बेसिकली जो है इसमें यहाँ पे देखिए तीसरी प्रवस्था भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरी प्रवस्था यानी मैचुरेशन फेज जो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैचुरेशन फेज यानी इसको हम परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं। तो जैसे ही मैचुरेशन फेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte बने हैं, ठीक है, यानी प्राथमिक अंडक कोशिका जो है इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, और इसमें जब विभाजन होगा तो इसमें विभाजन 2 प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस विभाजन के बाद देखिए ये विभाजन बेसिकली कैसा होगा, ये विभाजन जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसको हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा विभाजन, इसको हम बोलते हैं मियोसिस विभाजन बोलते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन। और ये कैसा है, अर्धसूत्री विभाजन जो है फर्स्ट है। और फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी अंडक कोशिका है वो द्विगुणित है, तो यहाँ पर जो भी दोनों सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हेप्लॉइड बनेगी यानी अगुणित बनेगी। ठीक है, यानी गुणसूत्रों की संख्या इनमें क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब चूंकि देखिए यहाँ पे एक सेल छोटी बनती है और एक सेल बड़ी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ी सेल बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंडक कोशिका। ठीक है, यानी इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जो बनती है, ठीक है, ये सेल कैसी होती है, थोड़ा बड़ी होती है। ठीक है, और जैसे ये सेकेंडरी oocyte बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 चीजें बनी है। पहली चीज एक तो क्या है, इनमें जो प्राइमरी oocyte है तो प्राइमरी oocyte में 2 विभाजन हुआ है। ठीक है, प्राइमरी oocyte में विभाजन से एक तो बनती है जो ये छोटी सेल जो बनती है ये क्या होती है, पोलर बॉडी होती है। ठीक है, पोलर बॉडी यानी ये ध्रुवीय सेल बनती है। ठीक है, तो ध्रुवीय सेल जो बनती है, इसके बाद देखिए जो दूसरी सेल बनी है ये क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte कहलाती है।
अब इस सेकेंडरी साइड में जो है सेकंड मियोसिस होगा, ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सेकंड होगा। तो जो सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पे देखिए एक अंडाणु बनेगा, ठीक है। क्या बनता है इसमें, देखिए एक तो बनता है क्या, दूसरा एक तो बनता है यहां पे जो ओवम बन जाएगा, ठीक है, यहां पे ओवम सेल बनेगी, ठीक है। तो यहां पे जो सेल बनेगी वो तो क्या बन गई, ओवम बन गई। और इसके अलावा एक सेल बनेगी, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। तो एक पोलर बॉडी यहां पे बन गई और एक पोलर बॉडी यहां पे बन गई। अब देखिए इसके बाद जब इस सेल में विभाजन होगा, ठीक है, यानी जो पोलर बॉडी है पहली पोलर बॉडी, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो है इसमें जब विभाजन से इसमें भी दो सेल बनेगी और ये भी छोटी सेल होगी, ठीक है। तो ये छोटी सेल भी क्या होती है, पोलर बॉडी होती है, ठीक है, ये भी कैसी होती है, पोलर बॉडी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे हम कह सकते हैं कि जो ऊजेनेसिस की क्रिया होती है तो इसके लास्ट में क्या होता है कि हमको एक तो ओवम बनता है, ठीक है, यानी एक जर्म सेल से, एक प्राथमिक जर्म सेल से या एक प्राथमिक अंड कोशिका से, ठीक है, यानी आद्य जनन कोशिका से लास्ट में क्या होता है, एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी एक ओवम बनता है या अंड बनता है। और इसके अलावा यहां पे देख सकते हो एक और दो और यहां पे तीन, और इसके अलावा यहां पे तीन पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे जो पूरी की पूरी अंड जनन की प्रक्रिया है, ठीक है, तो आपको तैयार करना है। पेपर में अंड जनन व शुक्राणु जनन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेट पूछा जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।